हेलो गाइस, दिस इज़ मधुसूदन गोयल एंड वेलकम टू द अपना स्कूल। आज हम फिर से लेकर आए हैं, ये सेकंड वीडियो है। टॉप 10-20 क्वेश्चंस आपके क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं साइंस के, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें एक लाइट की थी और एक जो है इसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है अभी तक, आप उनको देख सकते हैं। आपको इसके नीचे लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसके साथ जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए, उपखंड क जो कि है आपका किससे संबंधित, प्रकाश से संबंधित भौतिक विज्ञान, चालू करते हैं बेटा। पहला ही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ पे होता है। तो आपको पता है बेटा, जब प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो नेत्र का जो ये सबसे पहला पार्ट होता है, ये कौन सा होता है आपका, कॉर्निया। कौन सा होता है, कॉर्निया। तो सबसे अधिक जो परावर्तन होता है ना बेटा, वो इसी में ही होता है। तो पहला था ऑप्शन आपका क्रिस्टलीय लेंस, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो आंसर क्या है इसका, कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। नंबर 1, किया गया कार्य वोल्टता। वोल्टता तो मतलब समझ में आ रहा होगा बेटा, विभवांतर, वी कहते हैं हम इस चीज़ को। तो वी को कौन परिभाषित करेगा, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय, किया गया कार्य गुणा आवेश, किया गया कार्य गुणा समय बटे विद्युत धारा, या किया गया कार्य गुणा आवेश गुणा समय। तो एक बार हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना आंसर जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो बेटा हमें पता है वैद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु से अनंत तक लाने में किया गया कार्य, माना ये अनंत है आपका, अनंत से आप किसी आवेश को यहाँ तक लेकर आए तो कितना कार्य किया आपने, W। ठीक है, तो उसको करने में क्या है, जितना भी कार्य होता है वो किसके रूप में उसके अंदर संचित हो जाता है, वैद्युत विभव के रूप में। तो बेटा हमें यहाँ से पता चला कि भैया V इक्वल्स टू कितना हुआ, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। तो यहाँ पे W अर्थात कार्य, किया गया कार्य, और Q का मतलब क्या हुआ बेटा, आवेश। तो किया गया कार्य बटे आवेश कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। तो बेटा हमारे को एक और सूत्र पता है, W बटे Q का मान क्या होता है बेटा, I इंटू टी। आई इंटू टी, जहाँ पे I क्या होती है, विद्युत धारा, T क्या होता है, समय। तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी, पहला ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं क्या है। यह निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, पहली चीज़ तो क्या दिया है, कोई अवतल दर्पण वस्तु या बिंब से बड़ा व वास्तविक, बेटा मेन चीज़ क्या है, बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो पहली चीज़ क्या कह रहा है आपसे, पहला कह रहा है जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित है। नंबर 2, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या और से अधिक दूरी पर स्थित हो। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि अगर माना मैं कोई जो है क्या नाम है, यहाँ पे अगर मैं अवतल दर्पण बनाता हूँ तो उसके अंदर कैसा कितना आरेख बनेगा। देखो जैसे अगर ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, इधर की तरफ पॉलिश रहने वाली है इसके ऊपर। ठीक है, ये आपका जो आपको पता है कि जहाँ से आपका सबसे पहले यहाँ पे आएगा फोकस पॉइंट, ये आपका होता है ध्रुव P, जिससे हम प्रदर्शित कर देते हैं, ये है आपका वक्रता केंद्र C। ठीक है, अगर मैं वस्तु को कहाँ पे रखता हूँ, अनंत पर। कहाँ पे रखता हूँ, अनंत पर। तो आपको पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला होगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है फोकस पर बनता है, और बिंदु के आकार का बनता है। यदि मैं वस्तु को कहाँ पे रखता हूँ, C से पर है, सी से पड़ता है मतलब कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो आपको पता है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बेटा, सी और एफ के बीच में, लेकिन वस्तु से छोटा। अगर मैं वस्तु को कहाँ पे रखता हूँ, सी पर, तो आपको पता है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बेटा आपका, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये बनता है आपका किस पर, सी पर ही बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है। ठीक है, और अगर जो है क्या नाम है, मैं जो है वस्तु को कहाँ पे रखता हूँ बेटा, वस्तु को अगर मैं रखता हूँ सी और एफ के बीच में, कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सी से परे बनता है। कहाँ पे बनता है, सी से परे, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो एक तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पर बनता है, और बड़ा जब प्रतिबिंब बन रहा है या तो जब वो सी और एफ पर रखी गई हो, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे सर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो तब भी बनता है ना, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन पता है इसके अंदर कौन सा भी है, हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन है कि यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो मैं कहूँगा अगर बेटा वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे ना, तो हम कुछ इस तरह से बना रहे होंगे इसके अंदर।
ठीक है। तो ये वस्तु जो है पीछे जाके यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे मिलेगा, तो ये वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा तो बनता है लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। तो देखिए हमारे पास जो थे ऑप्शन, कुछ ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। और हमारे से जो पूछा गया था वो पूछा गया था बड़ा व वास्तविक। तो बेटा बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब, तो जब वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु के समान आकार का बन रहा है, पहली चीज़ खत्म यहाँ पे। तो जब हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो बेटा वस्तु का बिल्कुल बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसा बनने वाला होगा, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब बचे कौन से बेटा, 2 ऑप्शन। एक तो है जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता के बीच में रखा जा रहा है, हाँ जी, तो बिल्कुल इसमें बड़ा प्रतिबिंब बन रहा होगा और वास्तविक बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा, वास्तविक। तो हमारा जो इसका आंसर है वो कौन सा है आपका, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार, क्योंकि नया पैटर्न है बेटा सीबीएसई का। जैसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस दिखाई देंगे, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चंस के बारे में बात करा था। अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को और ज़्यादा एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अगली वीडियो में अच्छी तरीके से, तो आप इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। किसी का डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर लेंगे। आपसे कह रहा है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ पे लास्ट में बैठा हुआ है और यहाँ पे है क्या आपका श्याम पट, तो यहाँ का तो पढ़ पा रहा है वो, लेकिन क्या कह रहा है आपका, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ रहा। लेकिन उसके पास में जो किताब रखी हुई है ना, कोई बच्चा ये है और जो उसके पास जो किताब रखी हुई है इसको तो नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन दूर की वस्तु को पढ़ पा रहा है। इसका मतलब दूर की वस्तु तो सही दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली चीज, विद्यार्थी के नेत्र में निकट बिंदु उसे दूर हो गया है, निकट बिंदु पास आ गया है, दूर बिंदु पास आ गया है, या दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दृष्टि दोष कौन सा है। तो बेटा दृष्टि दोष बताइए आप लोग। तो उसको श्याम पट पर लिखा वस्तु दिखाई दे रही है, दूर का सही चमक रहा है लेकिन पास का सही नहीं चमक रहा। तो अगर पास का सही नहीं चमक रहा तो इसका मतलब है जब वह दोष जिसके अंदर हमें दूर का तो सही चमकता है लेकिन पास का सही नहीं चमकता, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा वाला आएगा बेटा, दूरदृष्टि दोष। कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष। अब एक बात बताना, दूरदृष्टि दोष कब होता है बेटा, तो दूरदृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारा निकट बिंदु दूर चला जाता है। निकट बिंदु कितने पर था, ये पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी, अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। 25 सेंटीमीटर पर हमारा निकट बिंदु होता है, ठीक है ना। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, तो इसका मतलब हमारा निकट बिंदु दूर चला जाता है। इसी वजह से इस दोष को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो इसमें पहला ही बिंदु ऐसा है ऑप्शन कि जब निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, तो तब कौन सा दोष होगा बेटा आपका, दूरदृष्टि दोष। और ऐसी स्थिति में हमारे को पास का नहीं चमकता, ठीक है। आप में से मेरे को एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मनुष्य की दृष्टि का परास क्या होता है, दृष्टि का परास, है ना। अगर आप लोगों को ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका, है ना, उत्तर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का प्रयोग या उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। बेटा इसके अंदर 2 कंडीशंस होती है। पहले तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/5, 1/25, 1/10 और 25। पहले तो आप इसको सोल्व कीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके देखना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बताते हैं इसके बारे में बात। तो बेटा 2 प्रकार से हम चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमारे को जो है क्या नाम है, हम कितना अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इन्हीं का ही प्रयोग करके, और एक निम्नतम। 2 केस आते हैं कि निम्नतम कैसे प्राप्त करेंगे और अधिकतम। तो बेटा याद रख लेना, जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में, तो श्रेणी में जोड़ के हमें मिलता है अधिकतम। श्रेणी में जोड़कर क्या बोला मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चीज़ों को किस में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमारे को मिलता है मैक्सिमम, बोले तो अधिकतम, ठीक है। और अगर हम चीज़ों को समांतर क्रम, समांतर को बेटा याद रख लेना पार्श्व क्रम भी लिखा हुआ आ जाता है। कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम भी लिखा हुआ आ जाता है। तो अगर हम चीज़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे को मिलेगा इसमें मिनिमम। सही है जी, ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिनिमम प्रतिरोध। तो अब आप देखो निम्नतम अर्थात, तो हमें कौन सा प्रतिरोध प्राप्त करना था इसके अंदर, निम्नतम प्रतिरोध। तो हम इन सबको किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। तो जब हम इन सबको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो बेटा क्या आता है इसके लिए, 1/r इज टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 और प्लस 1/r5, ठीक है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 1/r इज टू 1/5 प्लस 1/5
ठीक है ना। सब में आप ऐसे ही करोगे 1/5 1/5 1/5, तो इससे होगा क्या कि आपका ना देखो जब 1/1/5 होता है तो बेटा ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाती है ना, तो इसका मान आता है 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब जो है क्या नाम है जितने भी 1/5 होंगे तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, सारे 5 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार है, 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/r बराबर 25, और यहाँ से आप आर का मान निकालोगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 1/25, और आंसर किस में आता है ओम में। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो बेटा हमें पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सर, ओम होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है 1/25 ओम। ठीक है, चलो इसी में अगर मैं कहने लग जाऊँ, इसी में एक और क्वेश्चन कि हमारे कितना अधिकतम प्रतिरोध बना सकते हैं, ये तो निम्नतम था। अगर मैं बात करने लग जाऊँ कितना अधिकतम प्रतिरोध बना सकते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें सारे के सारे प्रतिरोधों को किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। जी हाँ बिल्कुल, सीरीज में जोड़ेंगे हम, और श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा। चलो देख लेते हैं एक बार, वो भी चीज़ देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन घुमा के आ गया तो बेटा श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/वो R बराबर R1 + R2 + R3 + R4 और +R5। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो R बराबर 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा देखो सबके बटे में 5 5 5 5 है, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, जब हर समान होता है ना तो अंश जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/5, 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो याद रखना अगर हम इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा 1 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध 1 ओम, निम्नतम प्रतिरोध 1/25 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे होंगे और जहाँ तक आपको समझ भी आ रहे होंगे, इसको ज़रा गौर से देखना। इस वाले क्वेश्चन को क्या है, ये कह रहा है आपसे दिए गए चित्र के अनुसार, ये आपको एक नीचे चित्र दिखा रखा है, ठीक है ना। ये कह रहा है दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आपसे कह रहा है चुंबक क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, अच्छा, उस बिंदु पर होगी जो, अच्छा, तो आपसे कहना चाह रहा है देखो कि यहाँ पे ना आपके पास ना एक तार दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ये आपको एक तल दे रखा है ये वाला, ठीक है ना, और इसके अंदर ये तार है, इस तार के अंदर जो विद्युत धारा बह रही है वो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आपकी धारा जा रही है तो इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर किस बिंदु पर होगी हमारी। ठीक है, चार ऑप्शन क्या है, तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो बेटा यहाँ पे जो हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग ना दाएं हाथ का आपका जो अंगूठे का नियम होता है मैक्सवेल का है ना, तो आप वो लगा सकते हो आप इसके अंदर कि अगर मैं जो है ना अपने अंगूठे को, अगर मैं अपने अंगूठे को किसकी दिशा में करूँ, धारा की दिशा में, तो हमारी जो उंगलियाँ होंगी वो कर्ल करेंगी किधर की तरफ को, मतलब हमारी जो उंगलियाँ हैं वो घूमेंगी किसकी दिशा में, आपका वो घूमेंगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो बेटा अगर जैसे माना मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये तार है, ये तार है, तो इसका मतलब हमारा चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से जाएगा, उत्तर, ये ऊपर नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो बेटा आप ये बात बताइए मेरे को, अनंत पर स्थित अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई चीज़ है, मैं पहला अवतल दर्पण ही ले लेता हूँ, पहले चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, या अवतल उत्तल दर्पण और अवतल और उत्तल लेंस, चारों की चारों चीज़ें ले ली। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, जैसे अगर माना मैं ये अवतल क्या ले लेता हूँ दर्पण, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर, तो ये अनंत से समतल प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये परावर्तित हुआ कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पर, समझ में आया, तो अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। मैं बात करता हूँ कि माना मैंने क्या ले लिया, हमने ले लिया उत्तल, ये ले लिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ से अनंत से इसके ऊपर प्रकाश डाला, तो आपको पता है ये तो क्या हो जाएगा परावर्तित, तो हमें इसके वापस लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये आभासी, लेकिन बन तो अत्यंत छोटा ही रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम बेटा लेंसों के लिए होने वाला है। अगर आप लेंसों के लिए करोगे कि माना ये मैंने उत्तल लेंस ले लिया, यहाँ पे ये डाला, ये प्रकाश डाला, इसने इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी अत्यंत छोटा। तो बेटा याद रखना, चाहे वो कोई लेंस हो, चाहे वो कोई दर्पण हो, सबसे अगर आप वस्तु को कहाँ रखते हो, अनंत पे, तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनता है, अत्यंत छोटा ही बनता है। तो ये इसके अंदर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, चारों से ही बेटा क्या बनेगा, अत्यंत छोटा बनने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा सही, डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। बेटा मिश्र धातु, मिश्र धातु आपको पता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो ये कह रहा है एक तत्व है, एक यौगिक है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो अगर आप परिभाषा से जाते हो तो बताइए क्या है, तो आप कहेंगे समांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा इसका सही, तो हमारा जो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है, समांगी मिश्रण। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्वेश्चन है। एक तो बेटा हमारा जो है, एक तो है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं, एक तो है कांसा, क्या चीज़ है, कांसा। आप एक तो बताएंगे मेरे को ये जो कांसा है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ जो है इसी के अंदर आपका जो है क्या है, आपका इसमें आता है आपका पीतल, क्या चीज़ है आपका पीतल। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आप इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो पीतल और कांसा, इन दोनों के बारे में आप मेरे को बताएंगे, है ना। इनमें से एक जो बना हुआ होगा मैं बता दे रहा हूँ, एक तो कॉपर का बना हुआ होगा और जिंक का बना हुआ होगा, और एक बना हुआ होगा कॉपर का और टिन का। तो आप मेरे को आंसर बताएंगे, दो ऑप्शन मैंने आपको बता भी दिए हैं, एक का आंसर है, एक दूसरे का आंसर है, ठीक है ना। तो आप उसमें बताएंगे। तो बेटा अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था, तो ये था एक समांगी मिश्रण, मिश्र धातु। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री की ओर अपन बढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। खंड ब चालू हो गया, खंड ख चालू हो गया। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। ये मैंने पीछे भी आपको करवाया था, उसके अंदर भी आया हुआ था। पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, जिनमें सी के बीच में, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड हो, या सी और सी के बीच में क्या उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। और बेटा इसमें ना जरा नीचे की तरफ दिखा रखा है इसका, ये वाला ये है ना, CH3, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है चौथा है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये तो अभी बेटा क्या हुए, ये चार इसमें ऑप्शन दिए हैं, अब इसके नीचे पेयर बना रखे हैं। ध्यान से देखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर मिलने वाले हैं आपको पेपर में, A तथा B तथा D, C तथा D या B तथा C। तो देखें आप लोग, है ना। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि इनमें से कौन से चार सही हैं जिन्हों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अगर मैं बात करूं पहले वाले के अंदर, तो बेटा पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा ये कैसा होगा आपका, संतृप्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के अंदर देखते हो तो यहाँ पे कार्बन 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 के बीच में ये जितने भी हैं यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो एक तो हमारे को यहाँ से पता चला कि सर क्योंकि जो है हमारा जो है एक तो बी ऑप्शन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, असंतृप्त। अगर हम इसके अंदर इसका जो ऑप्शन नंबर अगर मैं 4 देखूं, डी देखूं, तो इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब एक तो ऑप्शन नंबर आपका बी और एक ऑप्शन नंबर आपका डी, इन दोनों के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, असंतृप्त। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, ये कह रहा है, एक और बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि अगर हम ठोस कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है CaO की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हो, H2O के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात भुजा हुआ चूना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया को चूने का भुजाना कहते हैं। वही बात हमने अभी अभी करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, ठीक है। ये कह रहा है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के भुजाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अर्थात है ना जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है, और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला कह रहा है परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी या परिणामी विलयन का pH 7 से
कम होगा। अब बेटा ये तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई से 2 ऑप्शन सही हैं, तो ए तथा बी सही है, बी तथा सी सही है, ए तथा डी सही है, या सी तथा डी सही है। तो आपको इनमें से 4 में से 2 ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जरा गौर से देखना, क्योंकि कुछ बच्चे इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। तो पहली बात तो अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हमारा पुताई वाला जब कोई आता है, पहले तो आजकल पेंट होने लगे हैं, लेकिन जब कलई का काम होता था, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम उसको बुझाते हैं, पानी चूना पानी बनाते हैं, जब H2O मिलाते हैं, तो वहाँ पे वो अपने आप ही धधकने लग जाता है, अर्थात उसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, आपकी हीट बाहर निकल रही है। जो हीट है बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी, तो हम कहेंगे इसमें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, पहली चीज। अगर बेटा अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं बात करने लग जाऊं, जो यहाँ से हमारे को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा CaOH के होल ट्वाइस का, ठीक है। और वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है, CaOH के होल ट्वाइस का, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार। और क्षार का pH मान, क्योंकि pH मान 0 से 14 तक होता है, तो क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा। तो एक हमारा जो इसके अंदर ऑप्शन सही है, एक तो बी है, ये है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है, और दूसरा इसका जो pH मान है वो 7 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल बी और स्मॉल सी वाला, बी और सी कथन सत्य हैं, है ना। आपसे कह रहे हैं ना कौन के लिए कौन से कथन सत्य हैं, तो बी और सी कथन सत्य हैं, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बढ़िया है, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन। बेटा देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपके अंदर, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या, तो बेटा अगर मैं आप लोगों को परमाणु त्रिज्या की परिभाषा बताऊं, हमें पता है परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक, और उसके बाहर उसके क्या होते हैं, कक्षक। तो बेटा परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आया होगा, बीच में है नाभिक और नाभिक के बाहर क्या है, कोष। तो नाभिक से लेके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। तो आपसे कह रहा है एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो देखो बेटा इसमें तो केवल क्या दे रखा है आपको, केवल और केवल, चलो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर ऐसी है इसकी। तो इसके अंदर तो देखो आपको केवल ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, और ये पहले ही कक्षक के बीच की दूरी, तो ये तो पहली कक्षा की त्रिज्या हो गई, तो ये तो परमाणु त्रिज्या को नहीं प्रदर्शित करेगा। ये दूसरी कक्षा तक की पहली, और ये दूसरा कोष है, तो 2 तक के दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखो नाभिक है, और ये क्या, बाह्यतम कोष, तो नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे बाह्यतम 2 कोषों के बीच की दूरी दिखा रखी है, ये भी परमाणु त्रिज्या नहीं है, ये भी परमाणु त्रिज्या नहीं है, ये भी परमाणु त्रिज्या नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर, अगर ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, और ये वाला डी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा इसके अंदर, सी। तो हमारे को इसके अंदर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। तो बेटा इसके ना ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, है ना, या फिर इसका ये डायग्राम गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर जो सही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसके ऑप्शंस में कुछ गलती है, तो इसके अंदर जो सही रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन नंबर 3 की है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह के ना बेटा क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे, भले ही प्रीवियस ईयर्स में नहीं आए हुए हैं, क्योंकि ये जो आपका जो ये वाला जो अपन सेट कर रहे हैं, ये UPMSP पे जो आपका जो गवर्नमेंट ने जो सेट दे रखा है ना, अपन उसको कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए, है ना। तो देखो आपको एक तो ब्लीचिंग पाउडर दे रखा है, एक बेकिंग सोडा दे रखा है, एक धावन सोडा दे रखा है, और एक सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है विरंजक चूर्ण जिसे हम क्या देते हैं, बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, आपका सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, ठीक है। तो इसका हम किसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो बेटा आपको पता है जो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, इनमें देखो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला आप इसके अंदर आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा, तो फिर जोन सा भी मिलान सही होगा उसके आधार पर आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर किसका काम करता है, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर विरंजन का काम करता है। विरंजन का मतलब होता है रंग वगैरह उड़ाने का, साफ सफाई वगैरह करने का, ठीक है। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा कहीं ना कहीं जो इनो वगैरह होते हैं ना, ये जो प्रतिअम्ल होते हैं, एंटी एसिड, उस चीज़ में काम करता है, ठीक है। जो धावन सोडा होता है बेटा वो कांच के विरंजन में काम करता है, और सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 के उत्पादन में काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का C, दूसरे का D, तो देखो यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, पहले का C, दूसरे का D, तो ऑप्शन नंबर C है ना, D का तीसरा और चौथे का B,
ठीक है, आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ये। तो आप सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को जो ये मैचिंग दे रखे हैं सबसे पहले आप इनको मैचिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपको 2 भी आते हैं या 3 भी आते हैं ना, तो उसमें से भी आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक। जैसा अगर देखो मेरे को ये पहला और दूसरा आता है कि पहले का सी है दूसरे का डी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहले का सी, पहले ये चौथा भी गलत, दूसरे ये भी गलत, दूसरे का डी, तो देखो दूसरे का डी केवल तीसरे में है, इसमें भी बी में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, दूसरे का बी, ये गलत हो जाएगा। तो आपको सही आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो आप आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास एसिड अर्थात अम्ल, और एक होता है बेस, ठीक है ना, बोले तो क्षार। तो एसिड क्या करता है, नीले को लाल में परिवर्तित, और बेस क्या करता है, लाल को नीले में परिवर्तित। तो हमारे से पूछ रहा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है, तो आंसर क्या जाएगा, बी, अम्ल। चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब पानी का चूने का पानी किसकी मौजूदगी में दूधिया रंग हो जाता है। तो बेटा अगर याद रखना, जब आप अपने मुंह से फूंक रहे हो, तो जब आप जो है क्या नाम है मुंह से आप सांस बाहर निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कौन सी गैस होने वाली है, आप लोगों को पता है CO2 गैस होने वाली है। तो हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जलवाष्प। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही सोचिए, जब आप मुंह से फूंक मार रहे हो और उसमें चूने का पानी के अंदर क्या हो जा रहा है, आपका चूने के पानी में जब आप कोई गैस प्रवाहित कर रहे हो तो उससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया। तो याद रखना है आपको, चूने का पानी होता है बेटा CaO, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर ना मुंह से फूंक मारते हैं तो उसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, तो जिससे हमारा बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसका रंग होता है बेटा सफ़ेद, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है कुछ डायनासोर में एक पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक है। तो बेटा पहला ऑप्शन दे रखा, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, या सरीसृपों और पक्षियों के बीच में कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पिच समजात अंग है, और पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। तो देखो यहाँ पे ना ये 2 अंगों के बारे में कंपैरिजन कर रहा है ना। एक तो जो है डायनासोर्स के अंदर जो पिच है वो, और जो है क्या नाम है आपके जो पक्षी हैं उनके परों के बारे में बात कर रहा है। तो बेटा दोनों के दोनों ना समजात अंग हैं। आपको पता समजात अंग क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति तो सेम होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो देखो ये तो उनसे उड़ नहीं पा रहे, लेकिन ये उनसे उड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे हमारे हाथ हैं आगे के, लेकिन जानवरों की वो दोनों के दोनों टांगों का काम करते हैं, है ना। हम हाथों से अपने खाने पीने का काम या कुछ अपना काम करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो है जंतु जो है अपनी टांगों से या दोनों आगे वाले दोनों हाथों से वो क्या काम करते हैं, चलने का, ठीक है। इसी वजह से हम उनके पैर बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं बेटा समजात अंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। अगला कह रहा है यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों में प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, जीव का विलोप हजारों वर्षों पूर्व हुआ है, या पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, या विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बेटा आप खुद ही सोचिए, जैसे जैसे जीव क्या होते चले जाते हैं आपके, विलुप्त होते चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की गहराइयों में, क्योंकि फिर जो उसके बाद जो कोई चीज़ आ रही है वो उसके ऊपर उसकी परत जम जा रही है, फिर उसके बाद कोई चीज़, जैसे घर में पुताई होती है ना, कि सबसे पहले जो घर जब बना हमारा सबसे पहले उसकी पुताई हुई तो उसकी परत, फिर उसके ऊपर दूसरी पुताई करवाई, फिर उसकी परत, फिर तीसरी परत। तो ऐसे करके ना जो सबसे पहले जो चीज़ हुई है वो नीचे दबती चली जाती है। तो बेटा इसमें ना सबसे जो सटीक आंसर है इसका, वो सटीक आंसर क्या है कि एक तो ये कह रहा है जीवों का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ। अगर हाल ही के वर्षों में हुआ तो वो सबसे नीचे क्यों, गहरी परतों से प्राप्त हुआ है ना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, है ना। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का विलुप्त होने से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बेटा इसका आंसर आएगा ये बी, कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ, तभी तो वो गहरी परतों में पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं। तो बेटा आपको ये कुछ एक जो है क्या नाम है आपका बीज का पार्ट दिखा रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से हैं। भाग ए क्या है आपका, भाग बी क्या चीज़ है, और भाग सी क्या चीज़ है। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो बीजपत्र, परांकुर तथा मूलांकुर, फिर आपको दे रखा है परांकुर, मूलांकुर तथा बीजपत्र, उसी में तीनों में अलग अलग दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इस बीज के बारे में बात करता हूँ ना, तो सबसे ऊपर जो भाग होगा वो बेटा परांकुर वाला होगा। सबसे पहले क्या होगा, परांकुर, ठीक है। ये वाला जो होगा इसे हम कहते हैं बीजपत्र, ठीक है ना। बीज जिसके द्वारा घिरा रहता है उसे क्या बोल देते हैं, बीजपत्र। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है आपका मूलांकुर,
ठीक है ना, जिसमें से बीज क्या होता है, फूटता है, जिसमें से पौधे का निर्माण होगा। तो आपका कहीं ना कहीं पहला जो है, पहला है प्रांकुर, बी क्या है आपका बीजपत्र, तीसरा क्या है मूलांकुर। तो देख लीजिए इस क्रम में क्या है, ए बी सी किस क्रम में है, तो ए का नाम क्या हो गया प्रांकुर, फिर आ गया बीजपत्र, फिर मूलांकुर, प्रांकुर बीजपत्र और मूलांकुर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा बेटा हमारा, सी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, तो चित्र के ऊपर जरूर आपका एक क्वेश्चन आएगा डायग्राम के ऊपर, तो उस चीज़ को जरा गौर से देख लीजिएगा। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बेटा अमृता देवी जो बिश्नोई है ना, इन्होंने और इनके साथ के जो लोग बाग हैं, उन्होंने ना पेड़ों से संबंधित और जीवों के संरक्षण से संबंधित जो है अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। ठीक है ना, तो इस वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि इसलिए ये वाला क्वेश्चन आता भी है, भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, जीव संरक्षण में, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या जल संरक्षण में। तो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा जीव संरक्षण में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर है आप लोगों की साइंस में, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, ठीक है ना, आपको पता है ना गोल वाले को, क्योंकि ये आपका क्या है, ये प्रभावी लक्षण है, इसलिए कैपिटल आर, और हरे में और पीले में जो है क्या नाम है आपका, हरा जो है अप्रभावी लक्षण होता है, इसलिए स्मॉल वाई दे रखा है। ठीक है, ये पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर और कैपिटल वाई में संकरण कराया जाता है, तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो आप खुद ही सोचिए, आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, आप कर रहे हो मटर के एक गोल है ना, हरे रंग के बीज वाले पौधे और कैपिटल आर का जो संकरण है ना बेटा, हम लोग किसके साथ करा रहे हैं आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। तो हमें इसके अंदर ये देखना है कि बेटा जो हमारा जो प्रथम जो संतति उत्पन्न होगी, उसके अंदर जो है ना कौन सा गुण उत्पन्न होगा जो कि प्रभावी होगा। तो बताओ बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर में कौन सा प्रभावी लक्षण है, तो मैं कहूँगा कैपिटल आर अर्थात गोल। ठीक है, और मैं कहूँगा बाबू स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में कौन सा है, मतलब स्मॉल वाई होता है बाबू किसके लिए, हरे के लिए, और कैपिटल वाई होता है पीले के लिए। तो इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल वाई अर्थात पीला। तो इसका मतलब हमारी जो संतति निर्माण होगा ना उसके वो होगा गोल और पीला अर्थात कैपिटल RY, तो गोल और पीला। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा सही, इसमें ए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आपको, तो ये आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, इसको ये ए करके दे रखा है। तो इसमें नर जनन तंत्र भी मिल सकता है आपको, मादा जनन तंत्र भी मिल सकता है। तो स्मॉल ए बताइए आप क्या है, ये ग्रीवा है, या आपको ये योनि नज़र आ रही है, या आपको ये गर्भाशय नज़र आ रहा है, या आपको ये अंडाशय नज़र आ रहा है। तो आपको पता है ये वाला जो मादा जनन तंत्र है ना बेटा, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये किसका निर्माण करता है, अंडज का निर्माण करता है। किसका, अंडज का निर्माण करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा बेटा इसके अंदर, इसमें अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, योनि या गिरवा। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हमारा, डी अर्थात अंडाशय, जिसमें अंडे का निर्माण होता है। ठीक है ना, फिर अंडवाहिनी के द्वारा कहीं ना कहीं आपको पता है कि अंडवाहिनी के द्वारा आपका जो है अंडा यहाँ से यहाँ पे जाएंगे आपके अंडाणु, और ये क्या पार्ट होता है, ये वाला होता है बेटा गर्भाशय। ये वाला क्या है आपका गर्भाशय, जहाँ पे शिशु का अर्थात शिशु का निर्माण होता है वो गर्भाशय में होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला क्या कहलाता है आपका योनि मार्ग। ठीक है, तो ये वाला योनि मार्ग है। ठीक, तो इस तरह से, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी वीडियो लंबी है ना, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ये वीडियो अगर आपने अंत तक देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहने वाली होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में बताइएगा, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। और आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।